जब कोई डेलीगेशन दाखिल होता था तो उसके दाखिले से लेके स्टेज पे अपनी जगह पे बैठने तक ताली बजा करती थी। हमारा डेलीगेशन सबसे आखिर में दाखिल हुआ, और जब दाखिल हुआ तो हमारे दाखिल होते ही अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई और कि तालियां बजने लगी। और जब हम बैठे वहाँ जाके तो उन्होंने कहा, ऑफ कोर्स दिस वाज पाकिस्तान डेलीगेशन लेड बाय फैज़ अहमद फैज़। तो ऐसी बहुत सी मंजिलें मैंने देखी हैं और हुआ है। फैज़ साहब की हर हमारी लड़ाई भी बहुत होती थी। हम नई नज़्म कहने वाले, नई गज़ल कहने वाले और रिवायत को बहुत कम फॉलो करते थे, और वो रिवायत को, और फिर हमारे दरमियान नसरी नज़्म भी आ गई थी और सादा मुर्रा भी थी। तो एक दफ़ा फैज़ साहब की तबीयत ख़राब हुई, हस्पताल में थे, तो चीमी को उन्होंने कहा कि किशोर के पास जाओ, उसे बुला के लाओ मेरे पास। उन्हें बोलने की इजाज़त नहीं थी, तो चीमी ने मुझे कहा है उनके मुंह के पास अपना कान ले जाओ, कुछ कहना चाहते हैं तुमसे। फैज़ साहब ने कहा, वो जो तुम नई शायरी की बातें करती हो, हम यहाँ पढ़े हैं अस्पताल में, तो हमें वो किताबें ला के दो ताकि हम भी पढ़ें, ताकि तुम्हारे साथ कोई बहस हो सके। मैं सब जाहिर डार से लेके अनीस नागी और सब लोगों की, इफ्तिखार जालिब, सबकी किताबें ले गई। अल्लाह के फजल से ठीक होके आगे घर आ गए। सालगिरह थी। उस ज़माने में इंडिया से एक राइटर आए हुए थे, वो आज़ाद गज़ल कहते थे। तो मैंने कहा, फैज़ साहब ये इंडिया से आए हैं, अलीगढ़ में पढ़ाते हैं और ये आज़ाद गज़ल कहते हैं। तो उन्होंने फ़ौरन कहा, ला हौल वला कुव्वत। और उसके बाद फिर वो हो गया। फैज़ साहब ने कहा कुछ, फिर उसके बाद हम बाद में बैठे किसी और दिन, तो मैंने कहा, आपको ये बातें, किताबें कैसी लगी? कहने लगे, देखो तुम्हारे माहौल और हमारे माहौल में अरबी फ़ारसी को बहुत दाखिल था। तुम्हारे माहौल में फ़ारसी तो हमारी ज़िंदगी तक रही, उसके बाद फ़ारसी नहीं थी। तुम्हारे यहाँ जो शायरी हो रही है उसमें कुछ चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं। मसलन अब शेर सुना रहे हो, सलीम शाहिद का शेर था कि बाहर जो मैं निकलूं तो बरहना नज़र आऊं, बैठा हूं मैं घर में दरो दीवार पहन कर। ये गज़ल कहने लगे, ये कौन सा शायर है? ये मैंने शेर पढ़ा है। इस तरह चाकरीवाड़ा में विसाल जब तक उन्होंने नहीं पढ़ी थी, सुना था, लेकिन जब पढ़ी तो उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर हम सबको कहा कि तुम सबको पढ़नी चाहिए। अच्छा, जब फैज़ साहब की सालगिरह के दिन आता था, 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ कि एक दफ़ा फ्लैटिस में थी और एक दफ़ा पता नहीं कहीं और थी। तो फैज़ साहब ने कहा कि उससे पूछो, वो सबके इंतज़ाम करती है, जाके पैसे देने हैं या फंड्स देने हैं या कुछ मदद करनी है। तो मैं नेशनल सेंटर में थी, तो एक साहब आए, कहने लगे, जी फैज़ साहब ने मुझे भेजा है, मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ इस आज की सालगिरह के लिए? मैंने कहा, आप ये कीजिए कि इकबाल बानो को मुल्तान से बुलाइए, उनके ठहरने का इंतज़ाम कीजिए और उनको पेमेंट कर दीजिए। कहने लगे, मुनासिब। एक और साहब आए, उन्होंने कहा कि मुझे ज़िम्मे क्या है आप लगा रही हैं? मुझे कुछ नहीं मालूम, उन्होंने फैज़ साहब ने भेजा है। मैंने कहा, आज शाम की ड्रिंक्स आपके ज़िम्मे है। और साहब आए, उन्होंने कहा कि क्या करना है? मैंने कहा, आज रात का खाना इतने लोगों का आपके ज़िम्मे है। ना मुझे उन लोगों का नाम पता, ना मुझे ये पता कि वो वाकई कर रहे हैं इंतज़ाम के नहीं, लेकिन हर इंतज़ाम हुआ था और हमने बहुत खूबसूरत शाम को गुजारी थी। तो इस तरह भी हमारे साथ, इस तरह की शामें भी हमने गुजारी हैं, और ऐसी भी गुजारी हैं। अवारी होटल में फैज़ साहब नहीं हैं, लेकिन सब दुनिया मौजूद है और हम सब के सब हैं। और हर जगह इकबाल बानो, वो तो बाद में आया था ना, कि लाजिम है कि हम भी देखेंगे। वो तो हम किस तरह लाए थे वो अलग बात है। फैज़ साहब को सुनाने के लिए शौकत अली और इकबाल बानो हर वक्त हमारे यहाँ
साथ मौजूद होते थे। तो ये चीज़ें हमारे साथ होती रही। एक दफ़ा अजीब व गरीब वाक़या हुआ। कहाँ से आ रहे थे फैज़ साहब के कराची में उन्हें रोक लिया गया। कहा कि आप तो नहीं जा सकते, आपको पाकिस्तान जाने की इजाज़त नहीं है, आपको तो ऑन रूट फ़लाँ जगह जाना है। तो फैज़ साहब ने फ़ोन किया, उनको जो गवर्नर थे एक भाई तालपुर साहब, उनको फ़ोन किया कि भाई हमें एयरपोर्ट से निकलने नहीं दे रहे हैं, हम यहाँ पे बैठे हैं, तो रात तो हमें यहीं गुजारनी है, तो आमना आपा के यहाँ चलेंगे, आमना बाजी के यहाँ चलेंगे। तो उन्होंने कहा अच्छा मैं इंतज़ाम करता हूँ। और कैन यू बिलीव, तालपुर साहब जो गवर्नर थे वो खुद अपनी गाड़ी पे आए और फैज़ साहब को आमना बाजी के घर लेके गए। तो ये सूरतें और ऐसी मंजिलें और ऐसी इज़्ज़त और इस तरह की एहतराम मैंने बहुत 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 कम देखा है। फिर ये कि एक दफ़ा मुझे और इफ्तिखार जालिब को कहा गया कि फैज़ साहब को इंटरव्यू करो। हमने बड़ी तलवारें खींची कि हम ये पूछेंगे, हम ये पूछेंगे, हम ये पूछेंगे, लेकिन फैज़ साहब क्या कहते हैं। आखिर को हमने पूछा कि फैज़ साहब आखिर आप हबीब जालिब की तरह शेर क्यों नहीं कहते। उन्होंने कहा देखो उसका अपना स्टाइल है, हमारा अपना पुराना तर्ज है, वो आज का शायर है और हम कल के शायर हैं। तो हमारी आगे बोलती बंद हो गई कि अब हम और क्या हमला कर सकते हैं। ये बातें तो अपनी जगह सब चलती रहीं, लेकिन जो सबसे अहम बात थी वो ये थी कि मैं एक किताब लिख रही थी औरत के हवाले से, पहली किताब। तो मुझे ये पूछना था कि औरत जो जब इनकलाब आया है रूस का, तो औरतें तो वहाँ रात प्रोस्टिट्यूशन के अलावा कुछ नहीं करती थी, ये प्रोफेशन था उनका। उनको उस प्रोफेशन से कैसे छुड़ाया गया मुझे कोई नहीं बता सका। सिद्दे भाई से भी पूछा, अब्दुल्ला मलिक से भी पूछा, हामिद अख्तर से भी पूछा, सबसे पूछा। फिर फैज़ साहब से एक दिन मैंने कहा कि फुर्सत आप मुझे दें 15 मिनट की और हम ये बात करें कि औरतों ने किस तरीके से उस अपनी तरीक़े ज़िंदगी को बदला, होने लगी और दिन को काम करने लगी। तो ये पहली तारुफ था जो मुझे औरत के वहाँ के माशरे के बारे में मिला। ये बातें तो अब वो ज़माना, एक ज़माना वो भी था जब फैज़ साहब ने मेरे दिल मेरे मुसाफिर नज़्म लिखी और कोई फ़ोटो कॉपिंग और ये सारे काम नहीं थे। आप तो उस वक्त माहे नौ मैं माह-ए-नौ में थी, लेकिन ये कि फ़ोटो कॉपिंग वगैरह का चक्कर नहीं था। साइक्लोस्टाइल होता था जो सरकारी मशीनों में होता था, तो वो हम एक दूसरे को कॉपी करके और भेजा करते थे। हर एक के पास वो नज़्म होती थी और वो नज़्म उन्होंने कराची आते हुए रास्ते में ही उन्होंने, जब ये वाक़या हुआ था जब तालपुर साहब आए, उस वक्त लिखी थी उन्होंने वो नज़्म। फैज़ साहब ने एक बात और जो मुझे सिखाई, जो मैंने उनसे सीखी दो तरह से। फैज़ साहब तर्जुमा कर रहे थे इकबाल का, अल्लामा इकबाल का, फ़ारसी से उर्दू में। मेरी ड्यूटी लगाई कि मैं मॉल टाउन से उनको लेके समनाबाद आया करूं हफ्ते में एक दो बार। मैंने फैज़ साहब से पूछा, फैज़ साहब आपको सूफी साहब पे इतना एतमाद क्यों है और उनकी फ़ारसी को आप काबिले तवज्जो बल्कि काबिले एतबार समझते हैं। तो उन्होंने कहा देखो सूफी साहब ने जदीद फ़ारसी और पुरानी फ़ारसी दोनों का मुताला किया हुआ है और वो इस सिलसिले में बहुत पक्के हैं। तो मुझे एतमाद उस वक्त होता है अपने तर्जुमे पे जब सूफी साहब कह दें कि हाँ ये ठीक है। तो इस तरह की मतलब हमारे बड़े जो थे वो हमें सिखाने के लिए इतनी मुलायमत से बात करते थे और बताया करते थे कि ये यूं करो, ये यूं करो।
जिस ज़माने में मेरे ऊपर पुलिस की जीप और पीछे मोटरसाइकिल थी, उस ज़माने फैज़ साहब वहीं थे। तो फैज़ साहब को मैंने कहा कि कहने लगे कि घबरा गई हो। मैंने कहा नहीं फैज़ साहब घबराई नहीं। कहने लगे देखो हम घबरा गए। मैंने कहा कि आप क्यों घबरा गए? देखो हमने जवानी की उम्र में तो गुजारा किया और खूब फूल लगाए, खूब शेर लिखे और खूब बहस की और खूब उसके ख़ास तौर से मिसाल उन्होंने दी कि हम कहते थे आज क्या पकाएं हम बैठ के जो बहुत सारा हो और लगे थोड़ा सा। तो कुल्फ़े का साग मंगवाया गया। कुल्फ़े के साग मंगवाया, उसको बनाने में काफ़ी देर लगती है। कहते जब बन गया तो उसके बाद वो पक के इतना सा हो गया। तो किसी ने कहा उसमें कि ये तो इबादत बरेलवी का मजमून लगता है कि इतना बड़ा मजमून होता है और इतना छोटा सा इसके अंदर मवाद निकलता है। तो ऐसे ऐसे लतीफ़े पर ऐसी ऐसी बातें भी होती थी। तो मसला ये है कि सूफी साहब जब अस्पताल से चीमी घर ले आई और घर पर थे, तो एक सालगिरह हमने उनको घर पे भी मनाई थी। आखिरी सालगिरह उनकी घर पे मनाई थी और सब लोग मौजूद थे वहाँ पे हम लोग। तो मैं आखिरी नहीं कहती, उसके बाद भी हम सालगिरह मनाते रहे हैं और अब मनाते रहेंगे, क्योंकि जो शमा एक दफ़ा जलती है वो बुझती नहीं है। ये कोई दीपक नहीं होता, ये शमा होती है जो इल्म की शमा होती है, लफ्ज़ की शमा होती है, मानी की शमा होती है। और क्या हम गालिब को भूल गए? क्या हम सौदा को भूल गए हैं? उसी लेवल की जो बातें हैं उससे भी कहीं बढ़ के हमें उनकी रोशनी कायम रहती है, मिल जाती हैं। ताना दिया नन्ना जो था और एक और बंदा था जिसको नाम याद करूं फैज़ साहब को, कि आपने पंजाबी तो लिखी नहीं, आप पंजाबी किस तरह के हैं? तो फिर उन्होंने 3 नज़में लिखी और जिन्हों को पढ़ने के लिए शोएब हाशमी इतना खूबसूरत पढ़ता था, इतना खूबसूरत पढ़ता था कि किसी ने उस तरह की नज़में फैज़ साहब की नहीं पढ़ी। मुझे ये भी एजाज़ हासिल है कि शोएब हाशमी ने मेरी नज़में भी पढ़ी हैं, लेकिन फैज़ साहब की नज़में जिस तरह वो पढ़ता था और उसकी पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन चीमी करती थी, वो ज़माना हमारा अजीब व गरीब था कि डांस भी हो रहा है, पेंटिंग फोटोग्राफी भी हो रही है, एग्जीबिशन भी हो रही है, रात रात भर बैठे भी हैं। नूरजहाँ गा रही है फैज़ साहब की सालगिरह पे। एक छोटा सा घर था वो रेस कोर्स रोड के पास, वहाँ पे फैज़ साहब की सालगिरह मनाई जा रही है और नूरजहाँ बग़ैर साज के म्यूज़िक सुनाती जा रही है। जब उनका जी करता था, जहाँ भी जाती थी, वैसे तो उनका ये था अगर उनका जी करता था तो वो सुनाती थी, वरना नहीं। मसलन उसके इंतकाल के बाद सरकारी तौर पर भी एक उनकी ताज़ियती रेफरेंस हुआ, जो सेक्रेटरी थे, याद नहीं आ रहा मुझे, मसूद रऊफ नहीं, तो सेक्रेटरी से तो बार बार करार साहब सदारत कर रहे थे, वो उनसे करार साहब से आके बार बार कहें करार साहब नमाज का वक्त हो गया, वक्फा कर दें। उन्होंने कहा नमाज मैंने पढ़नी है, मैं पढ़ लूँगा, आवाम को क्यों आप डिस्टर्ब करना चाहते हैं कि वो उठ जाए? मुझे जब नमाज पढ़नी होगी आप फिक्र ना करें, मैं नमाज पढ़ लूँगा। उस जलसे में भी नूरजहाँ बैठी थी। अब वो बार बार उन्हें आके कहें मैडम कुछ बातें करते हैं, कुछ चीज़ें सुना दें। मैडम ने कहा मैं आज नहीं सुनाऊंगी, ये सरकारी जलसा है। अगले दिन हमारा जलसा था, सब लोगों का, दोस्तों का। नूरजहाँ आई, जो नूरजहाँ ने स्टेज पे आके कहा, उससे पहले बलका पुखराज आई थी, तो उन्होंने कहा कि भाई फैज़ ये वो चीज़ें करके,
तो जब नूरजहाँ आई तो उन्होंने कहा ये मेरे भाई नहीं है, ये मेरे दोस्त हैं। कल मैंने इसलिए नहीं सुनाया कि मैं सरकारी याद को नहीं सुनाना चाहती थी, आज मैं इसलिए सुनाऊंगी कि जितने लोग हैं ये मेरे अपने लोग हैं, उनके लिए मैं। तो इतनी बातें हैं कि मेरा मुंह थक जाएगा बोलते बोलते। इतनी बातें मेरे बहुत लिख ली तुमने, बहुत 5-6 किताबों में आ गई हैं, लेकिन नहीं पढ़ी हैं किताब में ये बातें, लेकिन ये कि आपसे सुनना जो है उसका एक और मज़ा है।